प्रणाम सभी को। प्रणाम मैम। प्रणाम सर। प्रणाम सबको। सभी को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सबको। प्रणाम अध्या को मेरी। चलिए सब लोग बैठेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। चलो आद्या, प्रेयर स्टार्ट करो। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। दोनों हथेली को रब करते हुए हेमंत भैया, आद्या ने प्रेयर करवा दी। हेलो हेमंत भैया। प्रणाम सर। मैं आता हूँ ना सर 2 मिनट में। ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से। चलिए, कल हम लोगों ने सिस्टम कौन कौन से देखे थे? रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम देखा। ठीक, किसने किसने वीडियोस जो आपको शेयर किए गए थे वो प्रॉपर देखे? जो वीडियोस आपको शेयर किए गए थे वो सभी ने देखे? अपर्णा मैम ने देखे हैं? अच्छा ठीक है, सीमा मैम ने भी देखा है। चलिए ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम को। ठीक है, कल हम लोग ने देखा भी था सर्कुलेटरी सिस्टम के जो हमारे मेन ऑर्गन हैं वो कौन कौन से हैं, या मेन पार्ट बोलेंगे, पार्ट हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के अंदर कौन कौन से पार्ट कनेक्ट है? बोलेंगे हरदीप? मैम आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ठीक है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ठीक है, जो हमारी आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, इसमें सबसे सूक्ष्म या सबसे छोटा या सबसे पतला हिस्सा कौन सा है? आर्टरीज, वेन्स या कैपिलरीज? बोलेंगे मतलब हरदीप? मैम वेन्स, वो कैपिलरीज सबसे छोटी होती है। ठीक है, ये सब क्या है? ये ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य करते हैं। हार्ट में कितने चैम्बर हैं? बोलेंगे प्रणम? 4 होते हैं। ठीक है, 4 है। नाम क्या क्या है? दोनों चैम्बर जो हैं, दोनों साइड 4 चैम्बर्स हैं, फिर उनके नाम बोलेंगे हरदीप भैया। मैम राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अच्छा, सुपीरियर वेना कवा और इंफीरियर वेना कवा है क्या? बोल, 1 मिनट, अभिलाषा जी बोलेंगे। अनम्यूट करेंगे माइक। हाँ बोलेंगे। वेना कवा जो है वो द बिगेस्ट वेन है। देखिए आती है ऊपर वाले पार्ट्स में, इंफीरियर वाली नीचे वाले पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करती है। जो लिम्स है हमारे, हिप्स है उसके नीचे, और बाकी वो ऊपर वाले। इनका वर्क क्या है? मैम ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करना बॉडी को। हरदीप भैया बताएंगे वर्क क्या है? मैम जो इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा है, ये वेन है जो ब्रेन से और पूरी बॉडी से हमारे जो हार्ट है उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को देती है, तो फिर वो वहां से लंग्स में जाता है। वेरी गुड। ठीक है, ये क्या है? इससे जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सुपीरियर वेना का हो, इन्फीरियर वेना का हो, ऊपर के अंगों से और नीचे के अंगों से फिर फिल्टर, वो प्यूरिफाइड होने कहाँ जाएगा? वापस लंग्स में जाएगा। ठीक है, चलिए, जो हमारा हार्ट है उसके चैम्बर हैं, जो हमारा राइट एट्रियम, ऑट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। इनका फंक्शन कौन बता सकता है कि इनका फंक्शन क्या है, वर्क क्या है? बोलेंगे अभी पे? मैम जब ब्लड सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से हार्ट में आता है तो सबसे पहले वो
राइट आर्ट्रियम में आता है। तो मैम राइट आर्ट्रियम में आने के बाद जितना ब्लड उसके अंदर आ सकता है उसको लिया, फिर आगे जो हमारी ट्रैक्यूबिक वॉल्व है उसको पास कर देता है, वहां तक आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, नहीं, तो वो वॉल्व वहां क्लोज हो जाती है। पहले वहाँ राइट से- साइड में देखो, सिंपल से क्या है, ये हमारा 2 पेन है, ठीक है, ये ब्लू राइट, ये राइट वाला साइड है, ये लेफ्ट वाला है। तो राइट में क्या है, राइट इसमें भी 2 चैम्बर है, हाफ हाफ में डिवाइड है, इसमें भी 2 चैम्बर है, हाफ हाफ में डिवाइड। तो पहले जो हमारा इम्प्यूरिफाइड ब्लड है वो कहाँ आ रहा है, राइट आउट्रियम में आ रहा है। मैम राइट आर्ट्रियम में आया, फिर वहां से ट्रैक्यूबिक ट्राइकिस्पिड वॉल्व है, फिर वहाँ ये वॉल्व क्या है कि जिस जगह से ब्लड आगे बढ़ेगा वहाँ का दरवाज़ा बंद कर देंगे उस रूम का, ताकि ब्लड वापस ना पहुँच जाए, ठीक है। तो ट्राइकिस्पिड वॉल्व क्या हो गया, अब ब्लड आगे गया तो किस में जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जा रहा है, ठीक है। फिर वहाँ से अब किधर जाएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम में जाएगा कि वेंट्रिकल में जाएगा ब्लड। मैम अब ये जाएगा इसमें प्लूमिनरी आर्टरी में जाएगा, ठीक है। तो ये लेफ्ट किस में जाएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम में जा रहा है। नहीं मैम, सुपीरियर जो वो है प्लूमिनरी आर्टरीज है ना, उसके थ्रू लंग्स में जाएगा। नहीं, मेरा ये नहीं, वो तो आपको एकदम सही। एक पहले सिंपल शब्दों में सब समझ लें कि क्या है, जो हमारा इम्प्यूरिफाइड ब्लड है वो सुपीरियर वेना का हुआ और इन्फीरियर वेना का हुआ। 2 से इम्प्यूरिफाइड ऊपर के अंगों और नीचे के अंगों से कहाँ जाएगा, प्यूरिफाइड इम्प्यूरिफाइड ब्लड फिल्टर होने के लिए जाएगा लंग्स के पास। लेकिन लंग्स के पास पहुँचेगा कैसे, पहले जो साइड राइट साइड है, राइट आर्ट्रियम में, फिर राइट जो आर्ट्रियम है उसके बाद फिर राइट वेंट्रिकल में। अभी ये सब इम्प्यूरिफाइड ब्लड चल रहा है, फिर ये जाएगा लेफ्ट आर्ट्रियम में, लंग्स में, पल्मोनरी वाल्व के सपोर्ट से लंग्स में जा रहा है प्यूरिफाइड होने के लिए। फिर ये प्यूरिफाइड ब्लड जो है ये अरोटा महाधमनी जो है हमारी मेन आर्टरीज है उसके थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में जाते हुए पूरे बॉडी में सप्लाई हो जाएगा, ठीक। मतलब जो वेंट्रिकल लेफ्ट वाला है वहाँ से अरोटा महाधमनी जो हमारी मेन आर्टरीज है उसके थ्रू और उस लंग्स जो वेंट्रिकल है वहाँ से पूरे हार्ट में या हार्ट के द्वारा पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाएगा, ठीक। क्योंकि पहले क्या करना है, शब्दों पे नहीं जाना कि हमें कितने वर्ड्स लर्न है क्या है, ये नहीं। एक होता है ना कि हमें एक भी शब्द ना पता हो फिर भी हम ड्रॉ करके बता दें कि कैसे कैसे ट्रेवल कर रहा है ब्लड, ठीक। मान लो एक हमने 4 चैम्बर बनाए, ठीक है, एक ऊपर से पार्ट दिखा दिया एक ड्रॉप करते हुए और एक नीचे से ब्लड को दिखा दिया कि ये कौन सा ब्लड है, इम्प्यूरिफाइड ब्लड है। फिर एक लाइन दिखाते जो हमारा राइट आर्ट्रियम वेंट्रिकल है वहाँ पर इम्प्यूरिफाइड ब्लड कैसा है, ब्लू कलर का है, उसको लेफ्ट आर्ट्रियम तक दिखा दो। फिर वहाँ पर प्यूरिफाइड होगा उसमें लाइंस दिखाकर फिर प्यूरिफाइड ब्लड को अरोटा महाधमनी से कनेक्ट करके आर्टरी से लेफ्ट वेंट्रिकल में दिखा। बस अब वहाँ हार्ट क्या कर रहा है, पूरी बॉडी में सप्लाई कर देगा, ठीक। पहले क्या करना है, हरदीप ने लगभग सही बताया कि पहले सरल शब्दों में हमें ये समझना है कि हार्ट क्या है, हार्ट के पार्ट्स क्या हैं, हार्ट कैसे ब्लड को सप्लाई कर रहा है, इम्प्यूरिफाइड ब्लड प्यूरिफाइड में कन्वर्ट कैसे हो रहा है। इतनी सी ये प्रॉब्लम मतलब ये प्रॉपर मैनर में हमें इतना समझ में आया, ठीक है। आप बोलेंगे अभिलाषा जी कुछ कह रहे हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें, बोलेंगे। मैम एक बार जो पूरा मोशन है वो प्लीज बताएंगे क्या आप? पूरा रिवीजन कर दें? हाँ, यस मैम। ठीक है, चलिए देखिए, आप लोग एक छोटा सा काम करिए, अपना पेन पेंसिल जो भी हो उसमें 4 चैम्बर बनाइए, एक सर वो बनाइए जैसे 4 खाने वाला, ऐसे ड्रॉ कीजिए 4 चैम्बर, उसमें बस सिंपल सा बनाइए। ऐसे बनाना, बस दिख रहा हो थोड़ा सा, जैसे प्लस का निशान लगाते हैं, उसको चारों तरफ से कवर कर दीजिए बराबर से, ठीक है। अब उसमें जो अपना राइट साइड है
जब हम लोग बैठेंगे तो अपने राइट साइड में ऑट्रियम कीजिए और वेंट्रिकल कीजिए, फिर लेफ्ट में भी ऑट्रियम कीजिए और लेफ्ट में भी वेंट्रिकल लिखिए वहाँ पर। ठीक है, अब ऊपर से एक लाइन दिखाइए, सिंपल सी, ऊपर से भी एक लाइन दिखाइए राइट ऑट्रियम की तरफ और नीचे से भी ये दिखा दीजिए इसको। ठीक है, तो पहले तो बस केवल हमें इतना समझ में आ जाए कि ब्लड जो है हमारा सुपीरियर वेना कवा और इंफीरियर वेना कवा से कहाँ जाएगा इम्प्यूरिफाइड ब्लड, राइट ऑट्रियम में जाएगा। ठीक है, फिर राइट ऑट्रियम के बाद वो कहाँ जाएगा, दूसरे चैम्बर में जाएगा, दूसरे रूम में जाएगा। तो दूसरे रूम में जैसे ही ब्लड आगे ट्रैवल करेगा तो जो लाइन है वो क्या है, वो ट्राइकिस्पिड वाल्व है, दरवाजा है कि वो बंद हो गया। अब वापस ब्लड राइट ऑट्रियम में नहीं जा सकता है, राइट वेंट्रिकल में ही रहेगा। ठीक, और ये अभी क्या है, इम्प्यूरिफाइड ब्लड ही है। ठीक, अब ये क्या जाएगा, ये अब ये ब्लड किधर वो ट्रेवल कर रहा है, लेफ्ट ऑट्रियम की तरफ कर रहा है। ठीक है, जो ये यहाँ पर लंग्स है, ये लंग्स क्या करेंगे, ब्लड को प्यूरिफाइड करने में सपोर्ट करेंगे ऑक्सीजन को लेकर। यहाँ पल्मोनरी जो आर्टरीज है वो भी सपोर्ट कर रही है। फिर क्या होगा, बस इसी जगह पर क्या होगा, लंग्स में ऑक्सीजन इंटेक होने से प्यूरिफाइड ब्लड में कन्वर्ट हो गया। अब क्या होगा कि जो प्यूरिफाइड ब्लड है अब नीचे आएगा, जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ नीचे आने के साथ साथ ही ये जो हमारी एक मेन आर्टरीज है, मेन आर्टरी का नाम है अरोटा, AROTA, अरोटा। ठीक, पूछा जाता है हिंदी में कि मुख्य महाधमनी कौन है, मेन आर्टरी हार्ट में कौन है जो ब्लड को, प्यूरिफाइड ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई कर रही, तो अरोटा। ठीक, AROTA। तो ये क्या है, ये लेफ्ट ऑट्रियम से प्यूरिफाइड जो ब्लड है अब कैसे पूरे हार्ट के द्वारा बॉडी में सप्लाई होगा, तो पहले इसमें अरोटा जो आर्टरी है उसके थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल अरोटा आर्टरी में आता हुआ जो ब्लड है ये पूरे हार्ट के द्वारा या हार्ट के साथ कनेक्ट होगा और फिर पूरी बॉडी को सप्लाई हो जाएगा। ठीक, अब किसको ये छोटी सी कहानी समझ में आई है, बहुत बीच में ना जाओ, लेकिन कम से कम मोटी मोटी जो बातें हैं रफली इतना समझ में आया है कि कैसे वर्किंग में है हार्ट हमारा। अभी अभिलाषा जी हुआ क्लियर? अभी भी नहीं हुआ था, वो हार्ट अपना ले आइए, निकाल के बाहर करिए और उसको तो उसको ट्रैवल करा। नहीं मैम, काफी क्लैरिटी है। नहीं कोई बात नहीं, तो हंस रहे हैं हम लोग। ठीक है, नहीं हुआ तो अभी इसको समझा देंगे। बोलेंगे आरती भैया क्या कह रहे हैं? मैम एक बारी 1 मिनट में ट्राई करूं, कोशिश करूं, आप बोलिए। मैम मैं हार्ट से नहीं शुरू करके कैपिलरीज और आर्टरीज और वेन्स में जाऊं, जहां से मैं समझा था वैसे बता रहा। मैम आर्टरीज से हमारे सेल और टिश्यू तक सारा का सारा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने हैं, तो वो आर्टरीज पहुंचाएगा, पर आर्टरीज डायरेक्टली नहीं पहुंचा सकता। आर्टरीज के पास आया, अब वहां पर कैपिलरीज बिल्कुल बिल्कुल छोटी छोटी, बिल्कुल कि हमें दिख भी नहीं सकती हैं, वो कैपिलरीज जो है वो एक्सचेंज करती हैं, O2 ले लेती हैं, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स ले लेती हैं और CO2 वापस दे देती हैं। वो आर्टियोल्स होती हैं, मतलब जो आर्टरीज और वेन्स के बीच में जो कैपिलरीज हैं वो आर्टरीज से लिया और आगे कैपिलरीज वेन से जुड़ी हैं, यानी अब कैपिलरीज मिडल मैन हो गया एक तरह से। उन्होंने आर्टरीज से न्यूट्रिएंट्स लिया, ऑक्सीजन लिया, ठीक है, आर्टरीज अपना काम करे जा रही है, और जब कैपिलरीज के पास अब न्यूट्रिएंट्स आ गए और ऑक्सीजन आ गया, वो उन्होंने सेल को दे दिया और सेल से O2 और जो भी वेस्ट मटेरियल था वो लेकर के आगे वेन्स को दे दिया। वेन्स आगर ले जा करके, मतलब ये पतली पतली वो नहीं बताऊंगा, तो फिर आगे वेन्स जा करके फिर ये हार्ट में लेकर के जाती हैं, जो वेन्स साथ में लीवर से और न्यूट्रिएंट्स लेकर के हार्ट में जाती है। हार्ट में डीऑक्सीनेटेड और बिना न्यूट्रिएंट्स के ब्लड पहुंच जाता है और फिर वहां से फिर लंग्स में प्यूरिफाई होने के लिए आर्टरीज के थ्रू आते हैं।
ठीक है, बस इसको ध्यान से रखिए कि जो हरदीप भैया ने बोला, अब ये जब लंग्स के पास जा रही हैं तो लंग्स के पास ये ब्लड कैसे जाएगा, ये यही 4 चैम्बर से होता हुआ जाएगा। ठीक, 4 चैम्बर में पहले राइट ऑट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट ऑट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, पहले राइट साइड दोनों इम्प्यूरिफाइड ब्लड है और लेफ्ट साइड दोनों में प्यूरिफाइड ब्लड है। हेमंत भैया एक बार ना केवल जो चैम्बर वाला पार्ट है उतना दिखा दीजिए, अगर आप वही चला रहा हूँ मैं, 4-5 मिनट का ही है, मैं चला रहा हूँ। हाँ, दोस्तों, ह्यूमन बॉडी का एक सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है ह्यूमन हार्ट, यानी हमारा दिल, जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। जब कोई बच्चा अपनी माँ के पेट में 4 सप्ताह का हो जाता है, तब से ही उसके अंदर दिल का धड़कना शुरू हो जाता है और ये लाइफ टाइम हमारे आखिरी सांस तक धड़कता रहता है। तो आइए आज की इस वीडियो में 3D एनिमेशन की मदद से जानते हैं कि हमारा दिल कैसे और क्या काम करता है। दोस्तों, हमारे दिल शरीर में बह रहे और ये काम कैसे करता है, ये बात तो जानते हैं कि हमारा बॉडी छोटे छोटे सेल्स यानी कोशिकाओं से मिलकर बना है और हमारे हर बॉडी सेल्स को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। हमारे बॉडी के हर सेल्स तक ऑक्सीजन को कैरी करके पहुंचाने का काम हमारे ब्लड में मौजूद रेड ब्लड सेल्स करते हैं। रेड ब्लड सेल्स हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेकर बॉडी के हर सेल्स तक पहुंचाते रहते हैं और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर फेफड़ों को देते रहते हैं। जिन रेड ब्लड सेल्स के पास ऑक्सीजन होता है उनका कलर लाल होता है और ऐसे रेड ब्लड सेल्स वाले ब्लड को ऑक्सीनेटेड ब्लड कहते हैं, और जिन रेड ब्लड सेल्स के पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है उनका कलर हल्का काला हो जाता है और ऐसे रेड ब्लड सेल्स वाले ब्लड को डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहते हैं। हमारा दिल इन्हीं ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कंट्रोल करके हमारे पूरे बॉडी को सप्लाई करता रहता है। हमारे पूरे बॉडी में 2 तरह के ब्लड वेसल्स यानी खून की नलियां होती हैं, जिन्हें आर्टरी यानी धमनी और वेन यानी नस कहते हैं। वेन पूरे बॉडी सेल से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को दिल तक पहुंचाने का काम करता है और आर्टरी दिल से ऑक्सीनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है। इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि वेन के माध्यम से डीऑक्सीनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है और आर्टरीज के माध्यम से ऑक्सीनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है। जब हम दिल को देखेंगे तो हमें दिल के अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड को पहुंचाने के लिए 2 ब्लड वेसल्स जुड़ी हुई दिखाई देती है, इन्हें वेन कावा कहते हैं। फिर इन डीऑक्सीनेटेड ब्लड को फेफड़ों तक भेजने के लिए 2 और ब्लड वेसल्स जुड़ी हुई दिखाई देती है, इन्हें पुलमोनरी आर्टरी कहते हैं। फेफड़ों से ऑक्सीनेटेड ब्लड को दिल तक पहुंचाने के लिए 4 ब्लड वेसल्स जुड़ी हुई होती है, इन्हें पुलमोनरी वेन कहते हैं। फिर इस ऑक्सीनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में भेजने के लिए दिल से एक और ब्लड वेसल्स जुड़ी हुई होती है, इसे एरोटा यानी महाधमनी कहते हैं। ये पूरे शरीर की सबसे मजबूत धमनी होती है। तो आइए अब देखते हैं कि हमारा दिल कैसे काम करता है। हमारे दिल के अंदर टोटल 4 चैम्बर होते हैं, जिन्हें राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। राइट एट्रियम में पूरे बॉडी से लाया गया डीऑक्सीनेटेड ब्लड वेन कावा से एंटर होता है। फिर राइट एट्रियम इसे पंप करके नीचे राइट वेंट्रिकल में भेज देता है। राइट वेंट्रिकल भी इस ब्लड को पंप करता है, जिससे ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड पुलमोनरी आर्टरी से होते हुए फेफड़ों के पास चला जाता है ऑक्सीनेटेड होने के लिए। अब सेम यही प्रोसेस दिल के लेफ्ट वाले हिस्से में भी होता है। फेफड़ों से ब्लड ऑक्सीनेटेड होकर पुलमोनरी वेन से दिल के लेफ्ट एट्रियम में पहुंचता है। लेफ्ट एट्रियम इस ब्लड को पंप करके नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज देता है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल भी इस ऑक्सीनेटेड ब्लड को पंप करता है, जिसकी वजह से ये ब्लड एरोटा से होते हुए पूरे बॉडी में चला जाता है। इस तरह से दिल के अंदर ये प्रोसेस चलता रहता है। एक साइड से डीऑक्सीनेटेड ब्लड दिल के अंदर आता रहता है और दूसरे साइड से ऑक्सीनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में सप्लाई होता रहता है। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि जब हमारे दिल के नीचे वाले दोनों चैम्बर ब्लड को पंप करते हैं, तब ब्लड पुलमोनरी वेन और एरोटा में जाने के बजाय दोबारा वापस ऊपर वाले चैम्बरों में भी तो जा सकता था। तो ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे दिल में 4 वॉल्व लगे होते हैं जो ब्लड को रिवर्स नहीं आने देते हैं। पहला वॉल्व लगा होता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, दूसरा वॉल्व लगा होता है पुलमोनरी वेन की शुरुआत में, तीसरा वॉल्व लगा होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, और चौथा वॉल्व लगा होता है एरोटा की शुरुआत में। अब आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा कि हमारा दिल जिंदगी भर अपने आप कैसे धड़कता रहता है, यानी ये कैसे ऑटोमेटिक पंपिंग करता रहता है। तो आइए इसे भी जान लेते हैं। हमारे दिल के राइट एट्रियम वाले चैम्बर में एक मसल्स पाया जाता है जिसे साइनो एट्रियम नोड कहते हैं। ये साइनो एट्रियम नोड इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता रहता है, जिसकी वजह से हमारा दिल पंपिंग करता रहता है। कभी कभी किसी इंसान में यही साइनो एट्रियम नोड काम करना बंद कर देता है,
तब डॉक्टर उस इंसान को जिंदा रखने के लिए दिल में एक आर्टिफिशियल करंट जनरेट करने वाला मशीन लगा देते हैं, जिसे पेसमेकर कहते हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या सच में कोई दिल चुरा कर ले जा सकता है, और कितने लोगों का दिल अभी तक टूट चुका है। उम्मीद है कि आपको ये ठीक है, तूने सही बताया कि दिल चुराया नहीं जाता है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है तो पेस मेकर उसमें लगाया जाता है। ठीक है क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, इसलिए इसको सही से बताया। ठीक है, अब क्लियर हुआ अभिलाषा जी अभी देखकर? ठीक है, इसीलिए ये वीडियो दिखाए जाते हैं ताकि इसमें फिर आप अपने आप को देख पाते हैं वीडियो के थ्रू। ठीक है, चलिए अब आपका सबका एक होमवर्क है, इसको डायग्राम में पूरा बनाएंगे। जब तक आप इसको पूरा डायग्राम बनाकर उसमें समझाएंगे नहीं, तब तक आप कितनी भी कोशिश कर लो, और पता है कितने बार करना पड़ता है। ये जो हम लोग ने ये सब चीज़ें पढ़ी हैं, तो हम लोग ने एक एक डायग्राम को कम से कम 50-50 बार बनाया है। इसलिए सोते जागते भी भले शब्द भूल जाए लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं भूलते हैं। ठीक है, और आप लोग क्या करें, बस एक बार यही सुना, दूसरे दिन फिर आ गए, तो हार्ट हमारा पूरे जीवन से काम कर रहा है लेकिन हार्ट के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि इन सब के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है। अब कई बार जितने आपके डायग्राम हैं सिस्टम के, मुश्किल से 11 है, सबका डायग्राम बनाने में अगर डेली प्रैक्टिस करेंगे तो 20 मिनट का टाइम लगेगा। कैसे भी बनाइए, बस उसमें क्या होना चाहिए कि दिखना चाहिए कि आप दिखाई दे रहे हो उस पर, और बस उसमें वहाँ बोन्स, जो भी मसल्स हैं, जो वेन्स हैं, आर्टरीज, सबके नाम लिखते जाइए, सबका फंक्शन लिखते जाइए। विद इन 1 वीक में आपको ऐसा लगेगा कि पूरा का पूरा सिस्टम हमें समझ में आया है अपनी बॉडी का। ठीक है, इससे सरल कोई तरीका नहीं। एक वीडियो देखकर फिर हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद फिर आप एक बार डिज़ाइन भी कर लीजिए, डायग्राम बना भी लीजिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं, मतलब ब्लड ग्रुप वाला है क्या अभी हम लोग के पास? हाँ है, अभी दिखाता हूँ। हाँ अभी दिखा दी, तो ब्लड ग्रुप को यही कंप्लीट कर दें। अभी दिखाता हूँ, 1 मिनट। चलिए, और सभी लोग जितने भी हैं, सभी को कितने लोगों ने डायग्राम बनाया है, बनाने का प्रयास किया था, वो हैंड रेज करें। अच्छा ठीक है, मोनिका मैम ने बनाया, अंजू ने बनाया, राशि मैम समझ आ रहे हैं? हेलो राशि मैम। हाँ आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि सही आ रहा है, लेकिन एक बात फिर भी मेरे को ऐसे लग रहा है जैसे इसमें वीडियो में अभी दिखाया कि जो राइट आर्टियम से वेंट्रिकल तक जो ब्लड जाता है, फिर वो सीधा वो पुलमोनरी यानी फेफड़ों में जाता है वो ब्लड प्यूरिफिकेशन करने के होने के लिए। फिर ऐसे ही लेफ्ट में भी ऐसे ही वो लेफ्ट लंग से जुड़ा हुआ रहता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है। हाँ, तो दोनों जो राइट साइड है वो राइट उसमें चले जाते हैं लंग्स में, मतलब उधर की तरफ जाते हैं, और जो इधर की तरफ जो लेफ्ट की तरफ है वो इधर की तरफ यानी इस लंग्स की जाके फिर प्यूरिफिकेशन होके फिर कहाँ आते हैं ये समझ में नहीं आता। अच्छा कोई बात नहीं, जो राइट साइड है दोनों एट्रियम और जो वेंट्रिकल है राइट साइड के, वहाँ ये समझिए कि अशुद्ध ब्लड वहाँ पर है, इम्प्यूरिफाइड ब्लड। ठीक है, फिर ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज की सहायता से जो हमारा लेफ्ट आर्टरियम है वहाँ जा रहा है शुद्ध होने के लिए, प्यूरिफाइड होने के लिए। तो वहाँ जो लंग्स हैं उनकी सहायता से, पल्मोनरी आर्टरीज की सहायता से वहाँ ब्लड प्यूरिफाइड होगा। फिर वो जो प्यूरिफाइड ब्लड है अब लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में जो हमारी अरोटा महाधमनी है, मेन आर्टरीज है, उसकी सहायता से पूरे हार्ट के उसकी सहायता से हार्ट कनेक्ट है और हार्ट के द्वारा पूरे शरीर में ब्लड को सप्लाई कर दिया जाएगा। हाँ जी, जो प्यूरिफाइड हो गया जो ब्लड वो महाधमनी में आके इकट्ठा हो जाएगा, फिर वो पूरे बॉडी में जाएगा। महाधमनी हार्ट से कनेक्ट है। हाँ, हार्ट से कनेक्टेड, हार्ट में बॉडी में ब्लड को सप्लाई कर रहा है। हाँ, तो वो महाधमनी में सारा इकट्ठा हो जाएगा, जो प्यूरिफाइड हो चुका है ब्लड वो महाधमनी में इकट्ठा होके पूरी बॉडी में चला जाएगा। वहां से हार्ट पहले बोलेंगे, हार्ट से पूरी बॉडी में जाएगा, क्योंकि हार्ट से ही तो महाधमनी में जा रहा ना। हार्ट से महाधमनी में नहीं जा रहा, महाधमनी से हार्ट में जा रहा है जी। जैसे अभी आर्टरियम की बात कर रहे हैं ना, लेफ्ट साइड और जो ये राइट साइड है ना, इस आर्टरियम और वेंट्रिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं कि किस कक्ष से किस कक्ष में गया। तो पहले वो बात
अभी एक बार फिर समझ ले, हो सकता है नहीं समझ, कोई बात नहीं। पहले क्या हो रहा है कि हमने सिंपल सा देखा, अभी हम लोग जैसे बैठे हैं, हमारी राइट साइड जो हमारा लंग्स है और इन लेफ्ट साइड दोनों के बीच में हार्ट है, ठीक है, दोनों के बीच में हार्ट है। जो राइट साइड जो हमारा पार्ट है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। तो पहले क्या हुआ, राइट ऑट्रियम हुआ और फिर इसी में नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी राइट वेंट्रिकल हुआ। राइट साइड में भी ऑट्रियम और वेंट्रिकल है, लेफ्ट साइड में भी ऑट्रियम और वेंट्रिकल है। क्लियर है इतना? ठीक है। राइट साइड के ऑट्रियम की बात करें या वेंट्रिकल की बात करें, दोनों में हमारा इम्प्यूरिफाइड ब्लड है जो हार्ट के थ्रू आया है। हाँ जी। ठीक है। अब जो इम्प्यूरिफाइड, ये क्लियर है कि राइट साइड ऑट्रियम और वेंट्रिकल दोनों में इम्प्यूरिफाइड ब्लड है, एक कॉन्सेप्ट क्लियर। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट ये क्लियर करना है कि लेफ्ट साइड, दोनों साइड में, ऑट्रियम में भी और वेंट्रिकल में भी, दोनों में ही हमारा प्यूरिफाइड ब्लड है। अच्छा। ठीक है। अब ये जो प्यूरिफाइड ब्लड, तो इम्प्यूरिफाइड जो ब्लड था, ये प्यूरिफिकेशन के लिए काम कहाँ से शुरू हुआ, जो लंग्स है हमारा, जो लेफ्ट ऑट्रियम है, यहाँ पे पल्मोनरी एक आर्टरी है, उसके थ्रू ब्लड प्यूरिफाइड हो रहा है। ठीक है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी में आ रहा है, या ये कहते हैं लंग्स में आ रहा है। ठीक है, राइट लेफ्ट ऑट्रियम में आ रहा है। फिर वो जो प्यूरिफाइड ब्लड है, अब वो किस में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। पहले प्यूरिफाइड हो गया है, अब प्यूरिफाइड होने के बाद कहाँ जा रहा है, लेफ्ट ऑट्रियम से वेंट्रिकल में जा रहा है। लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड जा रहा है, वहाँ पर हमारी अरोटा आर्टरी है, जो मेन आर्टरी है हमारे हार्ट की। ठीक, वो आर्टरी के थ्रू हार्ट कनेक्ट है, वो आर्टरी के थ्रू हार्ट प्रॉपर कनेक्ट है। तो आर्टरी से हार्ट और हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो एक साइड क्या कर रहा है, एक साथ एक सर्कल चल रहा है, ये रहा। अगर हम लोग बात करें ऐसे कि ये हमारा एक लगातार काम क्या हो रहा है कि इम्प्यूरिफाइड ब्लड है, और ये कहाँ आ रहा है शुद्ध होने के लिए, ऊपर से नीचे और नीचे से फिर ऊपर। और ये जो रेड वाला प्यूरिफाइड ब्लड है, ये फिर हार्ट के थ्रू सप्लाई हो गया। मतलब एक सर्कल में एक बार ब्लड इम्प्यूरिफाइड हो रहा है और एक बार प्यूरिफाइड हो रहा है। ये कैसे हो रहा है, ऐसे देख लें, जब हम श्वास ले रहे हैं तो हमने क्या किया है, ऑक्सीजन ली है, तो ब्लड प्यूरिफाइड हो गया है। और जब हमने श्वास को छोड़ा है तो इम्प्यूरिफाइड ब्लड गैस के फॉर्म में, कार्बन ऑक्साइड के फॉर्म में बाहर कर दिया। अभी एक छोटा सा वीडियो, एक वीडियो डॉक्टर साहब और भेज देंगे इनको हार्ट का ग्रुप में, ताकि और सबके एक बार स्पष्टता से 2-3 मिनट का भेज देंगे, खाली हार्ट की पंपिंग देखने के लिए कि किधर गया, किधर से आया, किस वाल्व से गया, वो और इनके सबके क्लियर हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब? ठीक है, तो मैं अभी ब्लड चला देता हूँ, ब्लड है ना, मानव रक्त। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसएससी कैंपस। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड। तो दोस्तों, ब्लड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू एक ऐसा टिश्यू होता है जो एक बॉडी को दूसरे बॉडी से जोड़ने का काम करता है। यह प्रत्येक बॉडी में पाया जाता है। एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। मानव शरीर में ब्लड की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होती है। मतलब जितना भी शरीर का भार होता है उसका 7% क्या होता है, ब्लड होता है उसमें, जिसका पीएच मान 7.4 होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 1/2 लीटर कम ब्लड होता है। मतलब पुरुष में जो ब्लड होता है ना, वो 1/2 लीटर ज्यादा होता है, या यूं कहें कि महिलाओं में 1/2 लीटर ब्लड पुरुषों की तुलना में कम होता है। ब्लड में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। फर्स्ट होता है प्लाज्मा, जो कि 55% पाया जाता है, और सेकंड होता है हमारा ब्लड सेल, जो कि 45% मतलब 45% पाया जाता है। ब्लड का 55% भाग प्लाज्मा होता है। यह ब्लड का नॉन लिविंग पार्ट होता है। इसका 90% भाग जो होता है जल होता है, 0.7% भाग जो होता है प्रोटीन होता है, और 0.9% भाग जो होता है साल्ट होता है, और 0.1% ग्लूकोज होता है। शेष पदार्थ बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा की। तो देखिए,
बचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। मतलब जो भी हम खाते हैं या फिर शरीर में जो हार्मोन्स का जो संवहन होता है वो प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? प्लाज्मा ही करता है। तथा घाव कहीं कट जाते हैं तो घाव भरने का काम कौन करता है? प्लाज्मा ही करता है। तो एक यहाँ पे बात आती है सेरम। तो सेरम क्या होता है? तो जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को हम सीरम बोलते हैं। क्या क्या निकाल लिया जाता है? फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन जब हम निकाल लेते हैं प्लाज्मा में से तो शेष जो प्लाज्मा बच जाता है ना उसको हम क्या बोलते हैं? सीरम बोलते हैं। ठीक है, अब हम पूछते हैं कि फाइब्रोजेनक नामक प्रोटीन क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है। तो देखिए इसका वर्क होता है ब्लड का थक्का जमने में ये मदद करता है। क्या करता है? जो भी हमारे ब्लड में थक्का जमने का काम होता है ना वो इसमें मदद करता है। अब हम बात करते हैं ब्लड सेल की। तो ब्लड सेल ब्लड का शेष 45% भाग होता है। इसे 3 भागों में हम बांटते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है हमारा आरबीसी जिसको रेड ब्लड सेल बोलते हैं। सेकेंड होता है हमारा डब्ल्यूबीसी जिसको व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं। और थर्ड होता है हमारा ब्लड प्लेटलेट्स, इसको प्लेटलेट सिंपल हम बोलते हैं। ठीक है ना। तो जो अगर हम अमाउंट की बात करें तो सबसे ज्यादा जो होता है ना वो रेड ब्लड सेल होता है हमारे ब्लड में। क्या होता है? रेड ब्लड सेल होता है। उसके बाद क्या होता है? ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं हमारे ब्लड में। ठीक है ना। उसके बाद होता है डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल होता है। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा क्या होता है? आरबीसी, उसके बाद क्या होता है? प्लेटलेट्स, उसके बाद क्या होता है? डब्ल्यूबीसी। मतलब सबसे कम जो होता है ना डब्ल्यूबीसी होता है। तो चलिए एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आरबीसी, उसके बाद डब्ल्यूबीसी, उसके बाद हम प्लेटलेट्स की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे वर्क की कार्य क्या होते हैं। ठीक है, चलिए वन बाय वन करके पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं आरबीसी की मतलब रेड ब्लड सेल की। तो देखिए आरबीसी का जो निर्माण होता है ना वो बोन मैरो में होता है। कहां पर होता है? बोन मैरो में होता है। और इसकी मृत्यु जो होती है लीवर और स्प्लीन में होती है। कहां पर होती है? लीवर और स्प्लीन में होती है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, प्रोटीन, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड का निर्माण में सहायक होता है। जो आरबीसी है ना, आरबीसी वो प्रोटीन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड के निर्माण में बहुत सहायक होता है। ठीक है, अब आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। जैसे एक अपवाद है इनमें, कैमल और लामा। कैमल और लामा के आरबीसी में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। इसका जीवन काल मतलब आरबीसी का जो जीवन काल होता है ना वो 20 से 120 डेज का होता है। ठीक है, एक नोट है, क्या नोट है कि भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण लीवर तथा स्प्लीन में होता है। जो भ्रूण अवस्था में होते हैं, छोटे अवस्था में होते हैं तो इनका निर्माण लीवर तथा स्प्लीन में होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण ब्लड का रंग लाल होता है। किसके वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी का कलर क्या होता है? मतलब ब्लड का कलर क्या होता है? रेड होता है। ठीक है ना। ग्लोबिन युक्त प्रोटीन जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड की संयोग करने की क्षमता रखता है। ठीक है ना। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला आयरन कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? हीमैटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीमैटिन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं आरबीसी के फंक्शंस की। तो शरीर के हर सेल में ऑक्सीजन पहुंचाने तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का काम आरबीसी का ही होता है। ठीक है, तो जब हम सोते हैं तो सोते वक्त हमारे आरबीसी में 5% की कमी आ जाती है। और जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पे जाते हैं उनके आरबीसी में 30% तक की वृद्धि हो जाती है। मतलब आरबीसी जो होता है 30% बढ़ जाता है। ठीक है, तो आरबीसी की जो संख्या होती है उसको हम कैसे मापते हैं? तो आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से मापते हैं। किसे? हीमोसाइटोमीटर से ही मापते हैं आरबीसी की संख्या जो है। ठीक है, अब हम आरबीसी में होने वाले रोग की बात करते हैं। आरबीसी की कमी से होने वाले रोग की बात करते हैं। तो कौन कौन से हैं? तो एनीमिया है और जैंडिस है। जैंडिस है। ठीक है, कौन कौन से? एनीमिया और जैंडिस। देखिए हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर एनीमिया और जैंडिस रोग हो जाता है।
अनीमिया वो अवस्था है जहां पर आरबीसी की संख्या या ऑक्सीजन की बुनियादी शारीरिक जरूरत को पूरा करने के लिए अपर्याप्त होता है। आयरन की कमी को अनीमिया का सबसे आम कारण माना जाता है। अब हम बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल की, मतलब ल्यूकोकाइट्स की, ठीक है, डब्ल्यूबीसी की। तो देखिए, ब्लड में डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है ना, बहुत ही कम होती है और आकार में तो बहुत बड़ा होता है, अमीबा के समान बड़ा होता है। इसमें केंद्रक रहता है, जैसे कि मैंने पीछे बात किया था कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो यहाँ पे हम अगर बात करते हैं तो डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। इसका निर्माण जो होता है ना, बोन मैरो, लिम्फ नोड और कभी कभी लीवर और स्प्लीन में भी होता है। इसकी जो मृत्यु होती है ना, वो कहाँ होती है? ब्लड में ही हो जाती है। तो इसकी मृत्यु ब्लड में हो जाती है, ठीक है। इसका जीवन काल जो होता है 2 से 4 दिन का होता है। अगर मैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के रेशियो का बात करूं तो 600 आरबीसी पे 1 डब्ल्यूबीसी होता है। 600 आरबीसी में एक क्या होता है? डब्ल्यूबीसी होता है, ठीक है। अब इसके मुख्य कार्य के बारे में हम बात करते हैं। इसका वर्क क्या है, कार्य क्या है? तो इसका जो मुख्य कार्य होता है, जो हमारे शरीर होते हैं ना, तो शरीर के रोगों के संक्रमण से बचाना है। तो इसका मुख्य कार्य शरीर के रोगों के संक्रमण से बचाना तथा इम्यून सिस्टम को बढ़ाना है। जो हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम है उसको क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है। यदि बाहर से किसी रोग के कीड़े हमारे शरीर में घुस जाते हैं तो इसके इर्द गिर्द घेरा डालकर ये उसको नष्ट कर डालता है। मतलब डब्ल्यूबीसी क्या करता है? उस कीड़े के अंदर उसके चारों तरफ घेरा डाल के उसको नष्ट कर देता है। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? शरीर का बॉडीगार्ड भी बोलते हैं, शरीर रक्षक या बॉडीगार्ड भी इसको बोलते हैं हम। तो देखिए, डब्ल्यूबीसी की सहायता से घाव जल्दी भर जाते हैं। मतलब हमारे शरीर में जो डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में जो होता है उसकी वजह से जो हमारे शरीर में घाव होते हैं वो जल्दी ही भर जाते हैं। डब्ल्यूबीसी का अधिक भाग 60% से 70% न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं ऐसे रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करती हैं, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं का वर्क क्या होता है? तो जीवाणुओं तथा रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके कितने टाइप्स। यहाँ पे हम बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल मतलब डब्ल्यूबीसी की। तो डब्ल्यूबीसी के 2 मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से? तो फर्स्ट होता है ए ग्रेनुलोकाइट्स होता है, दूसरा होता है ग्रेनुलोकाइट्स, ठीक है। मैं अगर बात करूं ए ग्रेनुलोकाइट्स की, तो देखिए, जिसके प्रोटोप्लाज्म में दाने न हो, क्या मतलब? जिसके प्रोटोप्लाज्म में दाने न हो उसे हम क्या बोलते हैं? ए ग्रेनुलोकाइट्स बोलते हैं। देखिए, मोनोसाइट का निर्माण भी बोन मैरो में ही होता है। कहां पर होता है? बोन मैरो में ही होता है। मोनोसाइट्स का निर्माण जो होता है बोन मैरो में ही होता है। यह मतलब ब्लड में 3 से लेके 8% तक पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद होता है लिम्फोकाइट्स। लिम्फोकाइट्स जो होता है ना, वो साधारण अवस्था में 22 से 35% तक होता है, ठीक है। इसका निर्माण शरीर के लिम्फ धातु में ही होता है, जैसे कि टॉन्सिल हो गया, स्प्लीन, थाइमस आदि में होता है ना। इसको हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है टी लिम्फोकाइट्स, एक होता है बी लिम्फोकाइट्स, ठीक है। जो टी लिम्फोकाइट्स होता है ना, वो कैंसर सेल को रिमूव करता है। इसका मेन जो वर्क होता है ना, वो कैंसर सेल को मारने का काम होता है, मतलब कैंसर सेल को रिमूव कर देता है। और दूसरा जो काम होता है, एचआईवी के अटैक से भी बचाता है। अगर एचआईवी अटैक करता है तो उस केस में भी उससे प्रोटेक्शन प्रदान करता है ना। उसके बाद हम बात करते हैं बी लिम्फोकाइट्स की। ये प्रतिरोधक कैपेसिटी को बढ़ाता है, मतलब हमारे शरीर में जो रोगों की क्षमता होती है, लड़ने की क्षमता होती है, उसको इंक्रीज करता है बी लिम्फोकाइट्स, ठीक है ना। अब देखिए, अब अग्रेनुलोकाइट्स क्या होता है? तो ग्रेनुलोकाइट्स जिसके प्रोटोप्लाज्म में दाने हो, इसका निर्माण बोन मैरो में होता है, ठीक है ना। मैंने क्या बताया कि ग्रेनुलोकाइट्स जिसके प्रोटोप्लाज्म में दाने होते हैं, ठीक है, और जिसका निर्माण बोन मैरो में होता है, ठीक है। अगर मैं प्राकृतिक अवस्था में देखें तो ये ब्लड के अंतर्गत न्यूट्रोफिल्स इसमें न्यूट्रोफिल्स की बात करते हैं, जो 55 से 70% तक होता है।
इओसिनोफिल्स जो होता है 2 से 7% होता है, और बीसोफिल्स जो होता है 1/4 से 1% होता है, मतलब 0.25 से 1% तक इसमें रहता है। ठीक है, अब WBC की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो WBC की कमी से होने वाले रोग कैंसर और HIV है। ठीक है ना, अगर WBC की कमी हो जाती है तो उस केस में हमारे शरीर में कैंसर होता है या फिर HIV हो जाता है। अब एक चीज और ध्यान देने वाली बात है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि WBC की जो संख्या अगर डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है, तो उस केस में हमें क्या हो जाता है, ल्यूकोपीनिया हो जाता है। अगर WBC की मात्रा हमारे शरीर में कमी आ जाती है तो उस केस में ल्यूकोपीनिया होता है, और WBC की मात्रा हमारे शरीर में अगर बढ़ जाती है तो ल्यूकेमिया होता है। मतलब दोनों में दिक्कत है, अगर घट जाए तब भी दिक्कत और बढ़ जाए तब भी दिक्कत है। ठीक है, और ब्लड प्लेटलेट्स की बात करते हैं। ठीक है ना, ब्लड प्लेटलेट्स की बात करते हैं तो ब्लड में इसकी संख्या जो होती है 4 से 5 लाख तक होती है। मतलब ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या जो होती है 4 से 5 लाख तक जनरली होती है। ठीक है ना, यह केवल मनुष्य एवं स्तनधारियों के ब्लड में ही पाया जाता है, अन्यथा दूसरे में नहीं पाया जाता है। इसमें केंद्रक नहीं होता है, इसका निर्माण बोन मैरो में होता है। ठीक है ना, इसका निर्माण कहां पर होता है, बोन मैरो में होता है। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है, और इसकी मृत्यु स्प्लीन में होती है। कहां पे होती है, स्प्लीन में होती है। इस चीज को याद रखने की जरूरत है। इसका मुख्य कार्य क्या क्या होता है उसको समझते हैं। तो इसका मुख्य कार्य ब्लड के थक्का जमने में मदद करना होता है। मतलब हमारे शरीर में जो क्या होता है, ब्लड जब कहीं कट जाता है तो तुरंत थक्का जम जाता है। मतलब थक्का जमने का काम किसका होता है, तो एक तो मैंने बताया था कि आरबीसी में भी होता है, और दूसरा मैंने बताया था प्लेटलेट्स का भी काम होता है कि ब्लड का जो थक्का जमने का काम करता है प्लेटलेट्स भी करता है। ठीक है, प्लेटलेट्स की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो चिकनगुनिया और डेंगू ज्वार। चिकनगुनिया हो जाता है और डेंगू ज्वार हो जाता है। ठीक है ना, तो चिकनगुनिया और डेंगू ज्वार के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ठीक है ना, कमी हो जाती है, कभी कभी 60,000 70,000 तक पहुंच जाता है। कहाँ 4 लाख 5 लाख होना चाहिए और कहीं 40,000 50,000 तक हो जाता है। जिस केस में अगर इससे कम हो जाता है तो आदमी का डेथ हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि ब्लड के मुख्य कार्य क्या क्या हैं। ठीक है, तो ब्लड के टेम्परेचर को कंट्रोल करना तथा शरीर के रोगों से रक्षा प्रदान करना, ये ब्लड का ही काम होता है। शरीर के वातावरण को अस्थायी बनाए रखना तथा घाव को भरना ब्लड के द्वारा ही होता है ना। ब्लड का क्लॉटिंग किसके द्वारा होता है, ब्लड के द्वारा ही होता है। किसमें होता है, ये आपको प्लेटलेट्स में होता है। ठीक है ना, तो देखिए हमने जैसे बताया था कि शरीर के हर सेल में ऑक्सीजन पहुंचाने तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का काम ब्लड का ही होता है। ये किस में होता है, ये आरबीसी में होता है। CO2, O2, बचा हुआ भोजन एवं हार्मोन का संवहन कौन करता है, ब्लड के द्वारा ही होता है। मतलब ब्लड ही करता है इस काम को। विभिन्न अंगों में सहयोग स्थापित करने का काम ब्लड के द्वारा ही होता है। मानव शरीर में ब्लड हेपेरिन की उपस्थिति में नहीं जमता है। अगर हेपेरिन नहीं हो तो फिर ब्लड क्या हो जाएगा, जम जाएगा। एक चीज इसमें करेक्ट कर लेंगे सभी, ऊपर पहला बिंदु है रक्त के ताप का नियंत्रण नहीं है, शरीर के ताप का नियंत्रण है। ठीक है, शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करता है और रोगों से रक्षा करता है, ये है रक्त का काम। तो ये बस रक्त की जगह शरीर लिख लो पहले पॉइंट में, बाकी सब ठीक है। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है अमित। अब जरा सबके फेस देख ले, किसको किसको नींद आ गई है। किसका हेमोग्लोबिन कम ज्यादा हुआ देखा सबके तो फेस दिख भी तो नहीं रहे ना, कैसे पता? सबकी पहले देख ले फेस तब आगे बढ़े। मतलब इसमें एक वीडियो जो है वो आप और कल दे देंगे, उसको हम लोगों ने पहले शेयर किया है, जिसमें ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, वो छोटा सा ब्लड ग्रुप का, तब ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ये सबसे बड़ा टॉपिक, इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी, लिम्फेटिक तीनों कनेक्ट हैं यहाँ पर। ठीक, चलिए तो अभी हम लोग देख रहे थे, चलिए सिंपल से कुछ क्वेश्चन पूछ ले। जो हमारा आरबीसी की कमी से कौन कौन से डिजीज डेवलप होते हैं, बोलेंगे अभिलाषा जी? मैम जॉन्डिस एंड एनीमिया मैम। ठीक है, वेरी गुड। WBC के लकी में
कमी में, यदि WBC कम हो। बोलेंगे दीप्ति। हम कैंसर और HIV। कैंसर और HIV, ठीक है। प्लेटलेट्स की कमी से कौन कौन से, प्लेटलेट्स यदि कम हो जाए तो कौन कौन से रोग उत्पन्न, बोलेंगे मोनिका। चिकनगुनिया एंड डेंगू। ठीक है, किसको किसको चिकनगुनिया हो चुका है? काफ़ी टाइम पहले हुआ था ना, सभी जगह फैला था पूरी, शायद ही कुछ लोग बचे हो, नहीं सबको चिकनगुनिया हुआ था। ठीक, पता ही नहीं चला, हाथ पैर सब मुड़ जा रहे थे। ठीक है, चलिए, तो इसमें एक बात समझ में है, जब हमने RBC WBC प्लेटलेट्स को देखा कि जो WBC है उसका इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, रोल क्या है। कैंसर और HIV जैसे जो जिनको कहा जाता है, कौन सी डिजीज़ बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ठीक है, तो वो डिजीज़ में भी हमारा यदि बॉडी में WBC पर्याप्त मात्रा में है तो हम लोगों के शरीर में रोग उत्पन्न नहीं होंगे, और बाई चांस हो भी गए किसी भी कारण से तो फिर उनको जल्दी से मैनेज किया जा सकता है। पहले तो होंगे ही नहीं, और हो भी जाए तो मैनेज किया जा सकता है। अब आते हैं, हम लोग देखते हैं, जब हमने स्टार्टिंग में देखा था कि ब्लड जो है, ब्लड को डिवाइड किया जा रहा था, तो ब्लड को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, डिवीजन कितने पार्ट्स में हुआ है ब्लड का, बोलेंगे 2 पार्ट में। 2 में। कौन कौन से राशि में? प्लाज्मा और दूसरा जो उसका क्या बोलते हैं, बाकी सारी चीजें, ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स। ब्लड का एक डिवीजन था प्लाज्मा और दूसरा था ब्लड सेल्स। प्लाज्मा कितने % है ब्लड में? 55%, और जो बाकी 45% वो ब्लड सेल्स। ठीक है, वेरी गुड। अब जो हमारी ब्लड सेल्स हैं, सबसे अधिक संख्या किन ब्लड सेल्स की है? नंबर ऑफ ब्लड सेल्स सबसे अधिक कौन से? RBC WBC प्लेटलेट्स, बोलेंगे अभिलाषा जी। हम RBCs में। RBC, ठीक है। उनका टाइम पीरियड कितना है RBC का? मैम 5 days है मैम, 20 से 120 दिन। वेरी गुड, 20 to 120 20 to 120 days, 20 to 120 days। और जो हमारे RBC हैं, लगभग ये कितने होते हैं हमारे शरीर में? नंबर किसको लाना है अभी, बोलेंगे अंजू। मैम 6 से 10 हजार। बोलेंगे हरी भैया। मैम 40 से 50 मिलियन। 40 से 50,000, 40 to 50,000 अप्रॉक्स। मैम मिलियंस। हाँ 40 to 50 मिलियंस। हाँ, कई जगह मिलियंस बोलते हैं, कुछ जगह मिलियंस ना बोलकर सिर्फ 1000 में बोलते हैं, एक सेल के अंदर का जो रेशियो कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मिलियंस में नहीं जाएगा हार्ट भैया। ठीक है, मिलियंस में ब्लड सेल्स नहीं जा सकती कभी भी, देखेंगे। मैम लैक में, हाँ लैक में हो सकता है, अभी हम कंफर्म नहीं बिल्कुल हैं। अभी इसको एक बार हेमंत भैया, एक बार आप जरा चेक कीजिए 40 to 50,000 है कि लैक्स में है, एक बार चेक कीजिए। क्या चाहिए? जो RBC है हमारे 40 to 50,000 है या लैक्स में है, एक बार चेक कीजिए। मैम 48 से 54 लाख है। मैम मुझे WBC सुनाई दिया। एक मिनट देखते हैं जरा हेमंत भैया, एक बार आप देखिए। हाँ अभी देखता हूँ। चलिए फिर हम आते हैं WBC को देखते हैं। सबसे कम कौन से हमारे ब्लड सेल हैं? WBC। ठीक, WBC लगभग कितने हैं? हाँ ये 4.7 मिलियन to 6 मिलियन तक है मैन में, ये RBC की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो हरदीप भैया सही बोले। अब इसको मिलियंस में ना बोलिए, लैक्स में बोलिए। हाँ लैक्स में तो 4.7 मिलियन का मतलब क्या हुआ, कितने लाख हुआ? आप एक बार हेमंत भाई बिल्कुल क्लियर करिए, अभी हम तब तक समझा रहे, इसी में क्लियर कर देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं, जो हम लोग WBC की बात कर रहे हैं, ये लगभग कितने हैं, बोलेंगे हरदीप भैया? ये मैम 6 से 10 हजार WBC। ये ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। और इनका जो रेशियो है वो क्लियर है, जो अनुपात है इनका। हाँ RBC 4 से 6 लाख है। हेमंत भैया 40 लाख से 60 लाख है। हाँ ठीक है, तो दीप्ति ने शायद सही बोला था। ठीक है, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन। ठीक है,
40:50 कई जगह मोस्टली 40:50 लिखा होता है, आप 40:60 का रेशियो रख लेंगे लैक्स में, ठीक है। ये है आरबीसी का, क्योंकि मिलियंस में कई बार भूल जाते हैं जब आप आंसर दे रहे होते हैं। 40 to 60 लैक्स होते हैं। और इधर अगर डब्ल्यूबीसी की बात करें तो 4,500 से 11,000, वो इसका रेशियो लेते हैं 5 to 10, 5 to 10,000 लेते हैं डब्ल्यूबीसी का। 5,000 से 10,000 के बीच का रेशियो है डब्ल्यूबीसी का, ठीक है। अब आते हैं प्लेटलेट्स का, देखते हैं प्लेटलेट्स का। अभी हमने सामने ही देखा था सभी ने, बोलेंगे अभिलाषा जी? 4 से 5 लाख है मैम। ठीक है, 4 से 5 लाख। अब इसको प्रॉपर मैनर में एक साथ तीनों का रेशियो कौन बताएगा? हल्दी भैया बोलिए। लैक्स में बोलेंगे फिर 1000 में आएंगे। मैम जो आरबीसी है वो 40 to 50 लैक्स है, और जो डब्ल्यूबीसी है वो 4,000 to 11,000 है, और जो प्लेटलेट्स हैं वो 4 लाख से 5 लाख। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे। जो 40 to 50 है उसके रेशियो को 40 to 60 के बीच में रखेंगे। तो जब आपका, अब देखिए अब इसको आंसर कैसे देते हैं ये समझ लें। जब आपके क्वेश्चन में पूछा जाए कि आरबीसी में कितने सेल हैं, ठीक है, आरबीसी जो है वो सेल बोल, आरबीसी कितने हैं हमारी बॉडी में, एक स्वस्थ मनुष्य में, तो रेशियो क्या होगा? 40 to 50 लिखा होगा, कई जगह 55 लिखा होगा, 45 लिखा होगा, 60 लिखा होगा, और एक जगह लिखा होगा 70। किसको नहीं करेंगे टिक? किसको नहीं करेंगे यस में? 70 को 70 को नहीं करेंगे, ठीक, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी में। तो आपको देखना है जो 40 के अंदर जा रहा हो, 45, 50, 55, 60 के अंदर जो रेशियो जा रहा हो उसमें से जो नंबर होगा उसको टिक करेंगे। ना तो 40 के नीचे वाला टिक करेंगे, ना 60 से ऊपर वाला टिक करेंगे। ठीक है, सभी को बात समझ आ रही? ठीक है, एक चीज़ हुई। फिर दूसरा ऐसे ही जो 4 से 5 लाख प्लेटलेट्स का क्लियर है। अब 4 से 5 लाख में भी वहाँ आ जाए 4,50,000, 4,75,000, 75 कर दे, फिर 4 लाख, इसकी जगह फिर आ जाए 6 लाख, तो किसको नहीं करेंगे? 6 लाख को नहीं करेंगे। मतलब 4 से नीचे को नहीं लेंगे और 5 से ऊपर को नहीं लेंगे। इनके बीच वाले जो नंबर्स हैं उन पर टिक करेंगे जाकर आप। ठीक है, ऐसे ही डब्ल्यूबीसी में क्या है? 4 से 11 का रेशियो है, तो इस रेशियो को कैसे कवर कर रहे हैं कि 4 के अंदर 5 भी आ रहा है। ठीक है, तो कई जगह 5 से 10 लिखा होता है। तो आप अपना कॉमन सेंस लगा के देखिए, जब 4 से 11 है, 4 to 11 की बात हो रही है, इट मीन्स 5 से 10 तो इसी के अंदर आ रहा है। ठीक है, 5 to 10 तो इसी के अंदर आ रहा है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी में जो हमारी बुक्स हैं उनमें कई बार ये जो रेशियो है, तो इसको एक कॉमन सेंस हमें जो ब्रॉड वे में क्या देखना है कि जो 4 to 11 का रेशियो है, इसके बीच के जो नंबर्स हैं उनको हमें फोकस्ड होना है। ना 4 से नीचे जाना है, ना 11 से ऊपर जाना है। ठीक है, क्लियर इतनी बात? मतलब अभी इसको ना दिखाइए, अभी इसी बात को थोड़ा सा समझा दें। ठीक है, कल हम लोग इसको देखेंगे। पहले ब्लड ग्रुप देखेंगे और फिर डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे। ब्लड ग्रुप का मतलब जो O पॉजिटिव वाला था, वो छोटा सा वीडियो वो इसी में एक साथ जोड़ेंगे कल उसको। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसी में कि जो हमारा ब्लड को हमने अभी देखा, तो इसमें जो हमारे आरबीसी है उसमें क्या नहीं है? न्यूक्लियस नहीं, केंद्रक नहीं है। आरबीसी में नहीं है, और दूसरा किस में नहीं है? दूसरा किस में नहीं है? बोलेंगे सीमा मैम बोलेंगे? प्लेटलेट्स में नहीं है। ठीक है रिमा जी, प्लेटलेट्स में नहीं है। और किस में हमारा न्यूक्लियस है, केंद्रक है? बोलेंगे अभिलाषा जी? डब्ल्यूबीसी में है। ठीक है, आरबीसी और प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं है, डब्ल्यूबीसी में हमारा न्यूक्लियस है। फिर जो आरबीसी है, ध्यान रहे जो स्प्लीन है उसको अपने सिलेबस पे लिखे,
इस प्लेन को ब्लड बैंक भी कहा जाता है और ब्लड का ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ठीक है, ब्लड बैंक भी कहा जाता है और कब्रिस्तान में ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है। समझ में दिखा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। चलिए एक बार सब लोग अभी देख लेते हैं, फिर हम जरा ब्लड ग्रुप को चेक करते हैं। चेक नहीं करेंगे, मतलब इसमें देखेंगे। स्लाइड्स हैं डॉक्टर साहब, है ना? दो ही स्लाइड्स हैं, मैंने दोनों स्लाइड्स सामने रख रखी है। पहली तो ये है, ठीक है। चलिए पढ़ेंगे रचना जी। सभी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जी। रचना जी एक बार पढ़ेंगे, वापस लेंगे मन में। रक्त के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। टिप्पणी। मनुष्य के रक्त के 4 समूह होते हैं: ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ। ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति किसी भी अन्य रक्त समूह वाले व्यक्ति का रक्त ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए इसे सर्वग्राही कहा जाता है। ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति किसी भी अन्य रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त प्रदान कर सकते हैं, इसलिए इसे सर्वदाता कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो हमारा एक बार ये वापस लेंगे, जरा इसको देखेंगे जो स्लाइड थी हम लोग के पास। ठीक है, वापस। हाँ देखो, पहले तो ध्यान से देख ले, ब्लड ग्रुप ए और बी सभी से लेने वाले सर्वग्राही हैं और देने वाला कौन है? ब्लड ग्रुप ओ। पॉजिटिव की बात हो रही, नेगेटिव यहाँ पर भी नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे आगे। देखिए देखिए दिख रहा है ए बी ओ। रक्तदाता कौन है? ओ। जो ओ है डोनर है, यूनिवर्सल डोनर कौन है? ओ है, वो भी ओ पॉजिटिव है, जो सभी को ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ पॉजिटिव है उन्हें भी दे सकता है। फिर नीचे देख रहे हैं ए वाले जो है वो ए को दे सकते हैं अपने ग्रुप को, और ए और बी उन्हें भी दे सकते हैं। फिर ब्लड ग्रुप बी है वो बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। फिर ए बी है वो ए बी केवल ए बी को ही दे सकते हैं। तो ये सब क्रिटिकल केसेस में आते हैं, ए बी वाले क्रिटिकल केसेस में हैं। तो सबसे जो हमारा पॉजिटिव जो यूनिवर्सल डोनर है वो हमारा ओ ब्लड ग्रुप है। पढ़ेंगे रक्त के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आरबीसी लाइफ 20 to 120 days, 40 to 50 lakhs RBCs in 1 ml ब्लड। कार्य ऑक्सीजन की आपूर्ति करना, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। WBC लाइफ 13 to 20 days, 4,05,000, 10,000 WBC in 1 ml 4,500 या 4,500 to 10,000 WBCs in 1 ml ब्लड। इन्हीं को एंटीबॉडीज कहते हैं, जिसे रोग प्रतिरोधक क्षमता के नाम से भी जाना जाता है। प्लेटलेट्स ideal value in the body 3 to 4.5 lakhs. Lifetime is not fixed. कार्य खून का थक्का बनाने में सहायता करना। प्लाज्मा, इसमें उपर्युक्त सभी पाए जाते हैं, तैरते हैं। प्लाज्मा में 91% जल है तथा 9% अन्य पदार्थ हैं। रक्त में 60% प्लाज्मा और 40% रक्त कोशिकाएं होती है। सब मिलकर रक्त का निर्माण होता है। ठीक है, अब हम सबको कंप्लीट करेंगे। देखिए ये वाला जो पॉइंट था इसको थोड़ा सा और ध्यान में रखेंगे। जो आइडियल रेशियो है वो 55-45 का है। ठीक है, अब सभी लोग जो अपना वर्क करते हैं तो उसमें बता देते हैं, जो आइडियल रेशियो है ब्लड का जो डिवीज़न है वो 55 प्लाज्मा है, 45 ब्लड सेल्स है। ठीक है, जितनी भी लोगों की रेफरेंस वाली बुक से उनमें यही रेशियो जाता है। तो ये सभी लोग ध्यान में रखना है और आज एक होमवर्क करना है। जितने भी हमने सिस्टम पढ़े हैं और आज ये जो पढ़ा है, इसको जब तक आप दोबारा 2 बार 3 बार देखेंगे नहीं, ड्रॉ नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, तो फिर ये बाउंस हो जाएगा, क्योंकि ये टफ पार्ट है, ये प्रैक्टिस डिमांड करता है। ठीक है, तो ये हम ऐसी उम्मीद करेंगे कल आप ये सब कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए जी ठीक है ना सभी, क्योंकि अगली वाली क्लास दूसरे लिंक पर है, तो अभी अपन शांति पाठ करते हैं। सबको धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः।
आपको एक दो वीडियो, जो 2-3 वीडियो डालेंगे तो अच्छे से देखना। एक हार्ट का भेज देंगे और एक ब्लड के ग्रुप का भेज देंगे, ठीक है। तो बाकी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, कल फिर उनमें से पूछेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे, ताकि शनिवार तक अपना एनाटॉमी फिजियोलॉजी पूरा हो जाए, ठीक है। फिर भी कोई प्रश्न की नहीं कि आज से संबंधित रह गया तो कल पूछ लेना। सबको धन्यवाद, अभी लीव कर देते हैं, फिर सबको प्रणाम, शुभ रात्रि। प्रणाम सर।